Welcome guys. Today we are going to start revision of chapter solution. आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था बेटा, जो सॉल्यूशन चैप्टर के मेन टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन, हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास जो मेजर टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर, ये कंसंट्रेशन, हेनरी लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इनको वन बाय वन हम यहां पर स्टडी करते हैं। अब मैं सॉल्यूशन चैप्टर की डेफिनेशन, इसका कंपोजिशन या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये नहीं बताऊंगा, वो फंडामेंटल सी बात है, ऐसा नहीं है वो एग्जाम में आती है। एग्जाम में आने वाला पोर्शन यहां पर ये वाला है, तो मैं सीधे ये टॉपिक से स्टडी करूंगा। वो जो मैं पहले स्टडी कर चुका हूं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन स्टडी कर चुका हूं, सॉल्यूशन का कंपोजिशन, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। अब देखिए तो कंसंट्रेशन, पहले मैं यहां पर टॉपिक लेता हूं कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दैट इज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी टर्म होती हैं, मैं उन टर्म की डेफिनेशन बोलूंगा और उनका फॉर्मूला यहां पे लिखूंगा। देखिए कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली टर्म हम ले रहे हैं यहां पर, नंबर वन टर्म स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली टर्म हम यहां पर ले रहे हैं स्ट्रेंथ को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं। अगर आपको इसका फॉर्मूला, इस स्ट्रेंथ को शॉर्ट में न्यूमेरिकल करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आया होता है एस इज इक्वल टू एक्स इज टू डी इज टू 10। ये एक्स क्या होता है? एक्स होता है वेट बाई वेट परसेंट, डी होती है डेंसिटी। अब ये वेट बाई वेट परसेंट क्या होता है? वेट बाई वेट परसेंट that is mass of solute upon mass of solution is to 100। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो और वहां पर न्यूमेरिकल में आपको ये लिखा मिल जाए 2% वेट बाई वेट या बाई वेट NaCl, तो इस वर्ड का मतलब ये है कि 2 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है। और उस न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला में वैल्यू रखनी हो Wv की, Wa की, तो आप इससे निकाल सकते हैं 2 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कितना हुआ? Wv 2 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना है? Wa प्लस Wv 100 ग्राम। तो Wa इज इक्वल टू कितना हो गया? 98 ग्राम। तो ये आप न्यूमेरिकल में, यानी इतनी लाइन अगर आपको गिवन है, प्रोवाइड है, तो ये 3 वैल्यू आप निकाल सकते हो यहां से। ठीक है, स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम नहीं हो सकती। स्ट्रेंथ हमारे पास, इसके बाद में यहां पर आ जाता हूं, स्ट्रेंथ हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकती है। तो यहां पर Wv अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज टू 100। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी हो सकती है स्ट्रेंथ परसेंट में। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टू 100। ये हो गया हमारे पास। अब मैं नंबर 2 टर्म ले रहा हूं यहां पर, मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी को बेटा, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी हमारे पास डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास मोलैरिटी के लिए। मोलैरिटी के लिए हमारे पास होता है Wv अपॉन Mv। वॉल्यूम अगर हम यहां एमएल पर लेते हैं तो यहां पर क्या जाता है? 1000। मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम एमएल में ले रहे हैं तो ऊपर आएगा 1000। मोलैरिटी के बाद हम यहां पर लेते हैं मोलैरिटी, नंबर 3। मोलैरिटी, मोलैरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो स्मॉल m के लिए मोलैरिटी, मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जब इसको आपको इसको सॉल्व करोगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल के लिए हमने लिख दिया मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ सॉल्वेंट Wa, अगर यहां पर ग्राम में है तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। नंबर 3 हो गया। अब मैं एक ऐसा फॉर्मूला यहां पर जनरेट कर रहा हूं, अगर मोलैरिटी गिवन है किसी न्यूमेरिकल में तो मोलैरिटी कैसे निकालनी है? ठीक है, और मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी कैसे निकालनी है? तो ये हमारे पास 1 अपॉन m इज इक्वल टू d अपॉन m माइनस mv अपॉन 1000। आपको नीट और IIT के न्यूमेरिकल करने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, एकेडमिक में उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, 1 अपॉन m इज इक्वल टू d अपॉन m माइनस mv अपॉन, यानी 1 अपॉन मोलैरिटी, डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। नेक्स्ट वन हम यहां पर ये कॉम्पिटिशन के लिए बात कर रहे हैं, फॉर कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद नंबर 4, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन, हम मोल फ्रैक्शन की हम यहां पर बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर आप दो कंपोनेंट हैं, सपोज करिए ए और बी, आप इनको मिला के कोई सोल्यूशन बना रहे हैं और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज करो एक्स, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ये मोल फ्रैक्शन हो गया। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज 1। हर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी, अगर और भी होते इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। चलिए मोल फ्रैक्शन हो गया आपका यहाँ पर। अब बात करते हैं नंबर 5, पीपीएम। पीपीएम का मतलब है पार्ट पर मिलियन। ये बहुत छोटी यूनिट है। पार्ट ऑफ एनी कंपोनेंट डिसॉल्व इन पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड पीपीएम। पीपीएम बाई मास भी हो सकता है, पीपीएम बाई वॉल्यूम भी हो सकता है। हो सकता है आप एक, आपके पास पूरी बहुत बड़ा समुद्र हो या नहर है, नहर में आप पता लगा पानी मिला रहे हैं तो वो भी वॉल्यूम में, लिक्विड मिला रहे हैं, अल्कोहल मिला रहे हैं वो भी वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया। NaCl मिला रहे हैं तो NaCl का मेजरमेंट किस चीज में करोगे आप, मास की फॉर्म में, ठीक है ना। तो बाई मास भी हो सकता है, बाई वॉल्यूम भी हो सकता है। तो पीपीएम बाई मास निकाल रहा हूं पहले मैं, पीपीएम बाई मास। पीपीएम बाई मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। पीपीएम बाई मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इज टू 10 to the power 6, इज टू 10 to the power 6। अगर पीपीएम बाई वॉल्यूम निकालेंगे तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, इनको सबको वॉल्यूम में चेंज कर लेंगे। किसको चेंज कर लेंगे, वॉल्यूम में चेंज कर लेंगे। इसके बाद यहां पर नंबर 6 की बात मैं करता हूं। यहां पर देखिए नंबर 6 में यहां पर लिख लेता हूं, आप समझिए यहां पर नंबर 6 क्या है। अब यहां पर ये नंबर 6 में सपोज नंबर 6 में ले रहा हूं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा, सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट इज 2। वॉल्यूम अगर यहां एमएल में लेंगे तो यहां पर क्या जाएगा बेटा 1000। ये नॉर्मेलिटी होगी। अगर किसी न्यूमेरिकल में बेटा आपको मोलरिटी गिवन है, उसको नॉर्मेलिटी की टर्म में चेंज करना है, या नॉर्मेलिटी गिवन है उसको मोलरिटी की टर्म में चेंज करना है, तो याद रखिएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इज टू बेसिसिटी, बेसिसिटी अदरवाइज एसिडिटी, बेसिसिटी अदरवाइज एसिडिटी, ठीक है जी, एसिडिटी अदरवाइज बेसिडिटी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास नॉर्मेलिटी मोलरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास। ये कंसंट्रेशन टर्म आपका मैंने पूरा कर दिया है रिवीजन में, कंसंट्रेशन को पूरा कर दिया है। सारे फॉर्मूले कंसंट्रेशन के आपके यहां पर आ गए। कंसंट्रेशन के बाद अगला टॉपिक अब हमें लेना है रिवीजन के लिए। यहां पर एक चीज और, कुछ फॉर्मूले में ऐसे आपको एक दो फॉर्मूले में ऐसे बताता हूं, अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया हो, मोलरिटी निकालनी हो, या मोलरिटी दी हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो एक शॉर्टकट में फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो ये हो गया m इज इक्वल टू एक्स बी इज टू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स बी इज टू m ए। ये आपको मेडिकल नीट के लिए और आईआईटी के लिए क्वेश्चन करने में फॉर्मूले हेल्प करेंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं किसी भी मेडिकल को करने के लिए। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मोलरिटी, ठीक है बेटा। तो ये कॉम्पिटिशन के लिए फॉर्मूले हेल्प करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, सीधे आंसर इनसे आ जाता है। तो एक आपका ये फॉर्मूला और यहां पर हो गया, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं जरा हम यहां पर, देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है हेनरी लॉ। देखिए हेनरी लॉ, हेनरी ने क्या कहा था, ओके बेटा। देखिए अब हम सेकंड रिवीजन टॉपिक के लिए, ठीक है, सेकंड वीडियो में हम रिवीजन कर रहे हैं हेनरी लॉ पर। अब हेनरी लॉ के रिवीजन के लिए हेनरी ने क्या कहा था, हेनरी ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, वो हेनरी ने डिस्कस किया। एक तो हेनरी का लॉ ये है कि मास ऑफ द गैस
dissolved in a given amount of solvent, mass of the gas dissolved in a given amount of solvent directly proportional to the pressure of gas. एक तो ये m is equal to kh is to p, ये है हमारे पास। दूसरी बात kh यहां पर हेनरी कांस्टेंट है। कई बार हम ये एक तरह आपका ये एक बार क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन एक बार IIT में पूछा गया है कि हमारे पास दो गैसें हैं, उनको लिक्विड में घोल रहे हैं। एक SO2 में गैस है, उसका मास सपोज m1 है, उसकी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी y है। दूसरी गैस CO2 है, उसका मास Z है। अब उसकी इसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बताइए, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2। ठीक है जी, ये कॉम्बिनेशन में एक बार फॉर्मूला है, आप यहां से लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। मगर ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन के लिए यहां पर ये बताया। अभी अगर एक बार बोर्ड में, बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में हेनरी लॉ डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी तो आप ये वाली नहीं बताएंगे जो मैंने अभी कही है, आप ये बताएंगे जो मैं बोल रहा हूं। कई बार तो बोर्ड में पूछ लेता है राइट द डेफिनेशन ऑफ हेनरी लॉ बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन, बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन। तो देखिए जरा, हेनरी लॉ का मास है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। और सॉल्युबिलिटी क्या है? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन किस टर्म में हो सकती है? मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी हो सकती है, मोलरिटी की भी, मोलरिटी की भी, सारी वो मैंने अभी आपको कंसंट्रेशन पढ़ाया। तो हेनरी ने कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द xg। ठीक है, P इज इक्वल टू kh इज टू xg। ये अब आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये एकेडमिक में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी? ये जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है इसको सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द हेनरी कांस्टेंट एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस? तो आप देख सकते हैं हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा है? यानी कि kh इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/xg। या तो अगर आपसे वो कहता है कि तीन गैसेस हैं A, B, C और तीनों की सॉल्युबिलिटी वो आपको प्रोवाइड, तो तीनों के हेनरी कांस्टेंट आपको प्रोवाइड करता है। इसका हेनरी कांस्टेंट प्रोवाइड कर दिया आपको, इसका भी हेनरी कांस्टेंट प्रोवाइड कर दिया आपको उसने। ठीक है जी, अब हेनरी कांस्टेंट इसका प्रोवाइड कर दिया। सपोज करो इसका 2 atm है हेनरी कांस्टेंट, इसका 3 atm है, इसका 4 atm है हेनरी कांस्टेंट। अगर ये हेनरी कांस्टेंट प्रोवाइड कर दिया और कहा जाता बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, या अरेंज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। तो इसमें सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी हो गई? C की। उससे कम किसकी हो गई? B की। उससे कम किसकी हो गई? A की। कॉम्पिटिशन के लिए भी क्वेश्चन है, एकेडमिक के लिए भी क्वेश्चन है, पूछा जाता है इसका रिलेशन यहां पर। ठीक है जी, अब इसके बाद हम और बात करते हैं यहां पर। देखिएगा, एक लिक्विड, जब किसी लिक्विड को, भाई ये कोई लिक्विड है यहां पर, ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है एक यहां पर, ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में यहां पर ये लिक्विड है और इसमें गैस को डिसॉल्व किया जा रहा है। जब गैस को डिसॉल्व किया जाता है तो लिक्विड है, पानी है सपोज करो, ये सोडा वाटर है, तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसमें गैस डिसॉल्व होनी है, तो पहले ये बॉन्डिंग ब्रेक होगी। ठीक है जी, तो इसमें से क्या होगा? बॉन्डिंग लूज होगी, तब इसमें गैस इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। तो क्या होगा? इसमें से गैस जब इसमें डिसॉल्व होगी तो इसमें से हीट रिलीज हो जाएगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। और ली चैटेलियर ये कहता है, ली चैटेलियर जो तो आपने 11th में पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन का फेवर करो। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना हीट का, और एंडो का मतलब है अंदर आना हीट का। तो अगर डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर निकलती है इसमें, तो अगर आप चाहते हैं गैस ज्यादा घुले तो आपने क्या करना चाहिए? टेम्परेचर लो। तो इस बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, ये पूछा गया है। तो आपका एक लाइन का आंसर है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, व्हाई? आपका एक लाइन का आंसर है बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
समझ के रखिएगा, ध्यान देने वाला, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका आपको न्यूमेरिकल अगर यहां पर करना है तो न्यूमेरिकल करने के लिए जरा यहां पर इस xg की जगह आपको लगाना पड़ेगा P इज इक्वल टू KH Mg अपॉन N, गैस के मोल और लिक्विड के मोल। क्योंकि बेटा जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उसमें आपने गैस घोली है तो गैस तो बहुत चनासी है, लिक्विड ज्यादा है तो गैस नेग्लिजिबल है। तो यहां पर हमारे पास होना चाहिए था xg की जगह हम यहां पर लेते हैं xg की जगह Ng अपॉन Ng प्लस NL, मगर चूंकि लिक्विड डाइल्यूट है और डाइल्यूट लिक्विड के लिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मैंने यहां पर डाइल्यूट के लिए गैस को नेग्लेक्ट कर दिया। P इज इक्वल टू KH Ng अपॉन NL, ये न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला लगेगा Ng अपॉन NL, मोल ऑफ गैस अपॉन मोल ऑफ लिक्विड, हेनरी का न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के कॉन्सिक्वेंस क्या है या हेनरी लॉ के एप्लीकेशन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। देखिए हेनरी लॉ के एप्लीकेशन सुनिए बड़े ध्यान से, 3 एप्लीकेशन लिखने हैं। नंबर 1 आपको लिखना है हेनरी लॉ का एप्लीकेशन नंबर 1 फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, पहला एप्लीकेशन इसे इतना लिखना है। दूसरा, टू रिड्यूस द पेनफुल इफेक्ट फॉर डीप सी डाइवर्स या स्क्यूबा डाइवर्स, बस इतना ही लिखना है। तीसरा, दोज पर्सन हु आर लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स देयर लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू द लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज, दैट इज वाई दोज पर्सन आर अनेबल टू थिंक एंड फील वीकनेस, दैट इज कॉल्ड एनोक्सिया। इस बीमारी का नाम है। जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रह रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने से उनके ब्लड में और टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और दे आर अनेबल टू थिंक और दे फील द वीकनेस। इस बीमारी का नाम है एनोक्सिया। एक बार बोर्ड में 1 नंबर में पूछा गया व्हाट इज द एनोक्सिया, समझ गए। ये आपके हेनरी लॉ से मैंने सारे क्वेश्चन लिख कर दिए, ठीक है। ये हेनरी लॉ आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है न्यूमेरिकल के लिए भी। अब मैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक पे आता हूं। इसका लास्ट टॉपिक यहां पर लेते हैं सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए बात करते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम यहां पर। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली लास्ट डिवीजन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए ये चैप्टर आपका नियर अबाउट 5 मार्क्स का बोर्ड में आएगा और इसमें से 2 से 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आना है। वो न्यूमेरिकल यहां से आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से या फिर आता है हेनरी लॉ से। ज्यादा चांस होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रपोज होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास की। अब बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ले रहा हूं नंबर 1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मैं बात करूं यहां पर व्हाट इज द वेपर प्रेशर, 11th में बता चुके हैं आपको। एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये वेपर प्रेशर है। वेपर के प्रेशर के बारे में भी कुछ खास बातें हैं। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोलेटाइल नेचर। अगर कोई कंपोनेंट वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल कंपोनेंट वो होता है जो गर्म करने पर वेपर में बदल जाता है। तो ऐसा कंपोनेंट को हम गर्म करेंगे जो जिसका नेचर ही वोलेटाइल है, तो वो वोलेटाइल नेचर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना। जो चीज वेपर में बदलने का नेचर और जिस चीज का वेपर में बदलने का नेचर ही नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, तो वो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये वाला इस कंपोनेंट इसके अंदर आपने कोई चीज बंद कर रखी है और आप गर्म कर रहे हैं इस बॉक्स के अंदर, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो ये बॉयल हो जाएगा उस टेम्परेचर पर, वही तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जितना इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, अब इसे गर्म कर रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो गया।
टेम्परेचर बॉयल हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है जी, आगे बात समझ देखिए जनाब आगे। अब वेपर प्रेशर यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए अगर किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है भाई, किसी मॉलिक्यूल में उसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा है। आप गर्म करके क्या करते हो, किसी चीज को उसका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन तोड़ देते हो और वो वेपर में चेंज हो जाती है। अगर किसी चीज को बॉईल करने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कैसा है, कम है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए जरा यहां पर अगर आपको कंपोनेंट दे दिया जाए यहां पर CS3 CS2OH CS3O CS3 और आपको दे दिया जाए NaCl और आपसे ये कहा जाए इनको वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो देखिए जरा, आपको स्टेट ऑफ मैटर 11th क्लास में पढ़ाए थे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, लंडन फोर्स, डिस्पर्सल फोर्स। ये मैंने आपको स्टेट ऑफ मैटर में आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, हालांकि मैंने आपके नोट्स में लिखे हुए हैं यहां पर भी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, आयन आयन, उससे कम कौन सा होता है, डाइपोल। ठीक है, डाइपोल में भी स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप यहां पर देखिए NaCl, ये तो आयन आयन इंटरेक्शन है, ये कौन सा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और यहां कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप वेपर प्रेशर की फॉर्म में अरेंज करोगे तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, वेपर प्रेशर ज्यादा, तो कम किसका है, डाइपोल डाइपोल, तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा CS3O CS3 का, उससे किसका हो गया CS3 CS2OH का, और सबसे कम किसका हो गया NaCl। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्म में अरेंज कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, किसका ज्यादा, NaCl का ज्यादा, किसका फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर कौन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन CS3O CS3। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में एक चीज और याद रखिएगा, डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व। पोलर कंपोनेंट पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। ठीक है जी, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। अब देखिए ये आपका हो गया रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर के बारे में। अभी हमने वेपर प्रेशर के बारे में बात कर ली। अब वेपर प्रेशर के बारे में बात करने के बाद अभी हमें रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर के बारे में जब हम बात करेंगे अब हम पूरे रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर के बारे में बात करने के लिए आपको राउल्ट्स लॉ समझना पड़ेगा। देखिए राउल्ट्स लॉ की बात करें तो राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन ही एक नंबर में हर एक 8 साल का गैप होता है, आती ही रहती है एंड एवरी ईयर। ठीक है जी, तो राउल्ट्स लॉ में 3 कंडीशंस हैं। आपके पास ये कंडीशन है कि आपने यहां पर ये 3 कंडीशन है राउल्ट्स लॉ की। यहां पर कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, यहां पर कोई सॉल्वेंट भरा हुआ है और आपने इसमें कोई वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है, वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ ने कहा कि व्हेन वी ऐड ए वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट, vapor pressure of that component directly proportional to the mole fraction of that component। तो अगर आपसे राउल्ट्स लॉ की ये डेफिनेशन पूछी जाए, डिफाइन द राउल्ट्स लॉ फॉर ए वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये लिखेंगे व्हेन वी ऐड ए वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, और P इज इक्वल टू P0A x। P0A प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है जी, ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर है। इसी तरह से आप PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, और यहां पर PS इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। ये तो तब है जो वोलेटाइल मिलाया। अगर आप किसी सॉल्वेंट में, राउल्ट्स लॉ है, ये भी राउल्ट्स लॉ है, इस बार मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहां पर आपने मिलाया इस बार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
तो यहां पर डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन वी हैड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट, relative lowering in vapor pressure directly proportional to the mole fraction of solute P naught A minus PS upon P naught A is equal to X. ये डेफिनेशन आपको राउल्स लॉ की लिखनी है बोर्ड में आने पर, वो कहेगा आपसे डिफाइन द राउल्स लॉ, तो ये लिखनी है। फिर से सुनिए, when we had a non volatile solute in a pure solvent, relative lowering in vapor pressure directly proportional to the mole fraction of सॉल्यूट। ये हो गया सॉल्यूट। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं आपको विदाउट, जब रिवीजन वीडियो से अलग मैं टॉपिक वाइज वीडियो दे रहा था तब मैं आपको इसका डेरिवेशन कर चुका हूं, मगर डेरिवेशन नहीं आता है, न्यूमेरिकल आता है। बस एक बात समझ लीजिए, इस पूरे का मतलब, इस पूरे का रिलेटिव लोविंग इन वेपर प्रेशर है, मगर कंडीशन में जब आप मेडिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन करते हो तो आपको क्या देता है, वो लोविंग इन वेपर प्रेशर दे देता है। क्या देता है? लोविंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो कंपोनेंट है P नॉट A माइनस PS, इतनी वैल्यू लोविंग इन वेपर प्रेशर की होती है, ध्यान रखना। अगर उसने किसी न्यूमेरिकल में ये दिया लोविंग इन वेपर प्रेशर इज 2 atm, तो यानी कि P नॉट A माइनस PS दे दिया। फिर दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, किसके लिए? डाइल्यूट के लिए। अब मतलब XV की वैल्यू आप यहां पर रख देंगे तो यहां पर ये हो जाएगा P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू WV अपॉन MV WA MA। मैंने इसकी जगह क्या रख दूंगा, इसकी जगह मैंने रख दिया NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है जी। अब चूंकि ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, तो डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब NB की वैल्यू नेग्लिजिबल है और NB हो गया यहां से लेस देन NA, तो मैंने NB अपॉन NA कर दिया। इसकी जगह क्या कर दिया? NB अपॉन NA, और ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल करने के लिए ये फॉर्मूला जनरेट होगा। मगर आपको मैं इससे पहली वीडियो में जो मैंने टॉपिक वाइज वीडियो दी है, वहां पर मैं आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में बेंट ऑफ फैक्टर पढ़ा चुका हूं। अगर न्यूमेरिकल करते हुए कोई ऐसा सॉल्यूट ऐड किया गया है जो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, तो इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू आएगी, क्या आएगा? आई आएगा। अगर ऐसा कंटेंट है ना डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, तो आई की वैल्यू कितनी है? 1। NaCl, आई की वैल्यू कितनी है? 2। अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है तो MgCl2, अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 3। आपको लेना पड़ेगा। फिर एक बात, एक है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर और मोलरिटी में क्या रिलेशन है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर और मोलरिटी में क्या रिलेशन है? अगर मैं इसी कंपोनेंट को ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू I स्मॉल m इज टू MA अपॉन 1000, m इज टू MA अपॉन 1000। यहां पर ये दे रखा है मोलरिटी। अगर मोलरिटी दी हो तब ये कंपोनेंट के लिए हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे फॉर्मूले डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अगर कंसंट्रेशन वर्ड यूज कर ले कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए, तो ये P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A की जगह PS हो जाएगा, यानी कि 4 कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ये PS हो जाएगा P नॉट A की जगह। ठीक है जी, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कॉम्पिटिशन में ये वाला आता है। मैं बता दे रहा हूं, मेडिकल और इंजीनियरिंग में ये फॉर्मूला आता है और आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। P नॉट A माइनस PS अपॉन PS यूज होगा। यहां पर I WV MB WA MA, IIT और मेडिकल में यहाँ PS आएगा और एनसीईआरटी ने इस फॉर्मूले का जिक्र तक नहीं किया है। मैं बता रहा हूं PS का कंसंट्रेट के लिए ये वाला यूज होगा। ठीक है जी, ये आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। की एक कंडीशन और बची है अभी। देखिए राउल्स लॉ की एक कंडीशन बची है कि ये कोई सॉल्वेंट है, आप इसे नीचे से गर्म कर रहे हैं तो ये वेपर बन जाएंगे। तो सॉल्यूशन के स्टेट में X और XB इसके मोल फ्रैक्शन है। जब ये वेपर बन गई तो वेपर स्टेट में ये YA एंड YB इसके मोल फ्रैक्शन है। तो आप यहां पर हो गया YA एंड YB मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट, इन वेपर स्टेट। तो बेसिकली ये है राउल्स लॉ बेस्ड ऑन डाल्टन। तो अगर आपसे वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तब की कंडीशन है, तब आपका YA इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू PS इज टू YA, PB इज इक्वल टू PS इज टू YA। बस ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना, केवल और केवल फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है। बाकी ये कंप्लीट हो गया आपकी। ये वाली हमारे पास राउल्स लॉ पूरा हो गया। राउल्स लॉ में आगे चलते हैं।
नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखिए क्या होता है, व्हाट इज द आइडियल सोल्यूशन, व्हाट इज द नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ, और नॉन आइडियल सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ। अब देखिए जरा बात कर रहे हैं आइडियल सोल्यूशन की। यहां पर देखिए आइडियल सोल्यूशन, अगर आपसे इसकी एक नंबर में डेफिनेशन भी पूछी गई, आप कह सकते हैं आइडियल सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या है, यानी कि PS इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, इसको फॉलो करेगा। नंबर 1 कंडीशन होगी। नंबर 2 कंडीशन, डेल्टा H मिक्सचर इज इक्वल टू 0, मिक्सचर का डेल्टा H कितना होगा 0। नंबर 3 कंडीशन, डेल्टा B मिक्सचर इज इक्वल टू कितना होगा 0, यानी दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद ज्यादा हीट में कोई चेंज आएगा ना, वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा। 4th कंडीशन क्या हो गई, मान लीजिए ए कंपोनेंट है, उसमें बी कंपोनेंट को मिलाया गया, मिलाने के बाद जो ए बी बना उसके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पहले था वही रहेगा, कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। ऐसा सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है। तो आइडियल सोल्यूशन की डेफिनेशन भी पूछी गई है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपोनेंट बताता है इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट में मिलाएंगे तो बताओ सोल्यूशन कैसा बनेगा, आइडियल नॉन आइडियल। तो अगर पोलर को पोलर में मिलाया है, नॉन पोलर को नॉन पोलर में मिलाया है, तो आइडियल बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं आपसे, यहां पर ये मेरे पास है C2H5OH और इसमें मैंने मिला दिया CH3OH, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, और दोनों अल्कोहल है, मिलाने के बाद भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पहले था वैसे ही बात में, तो सोल्यूशन कैसा हो गया, आइडियल। अब यहां पर देखिए ये बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सेन और ये बेंजीन, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, नॉन पोलर में नॉन पोलर मिलाया, कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में चेंज नहीं है, तो कैसा बन गया, आइडियल सोल्यूशन बन गया। आपने मिलाया C2H5Br, इसमें मिला दिया C2H5Cl, डाइपोलर डाइपोलर में एक साथ मिला दिया, कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में चेंज नहीं आया, कैसा सोल्यूशन बना, आइडियल। ठीक है जी, ये आइडियल सोल्यूशन है। एक होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, कैसा होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। बेसिकली नॉन आइडियल सोल्यूशन इज ऑफ 2 टाइप। एक को बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, एक को बोलता है नॉन आइडियल सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। देखिए पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन। एक चीज और बेटा मैं तुमको बताना चाहूंगा, इसका मैंने आपके नोट्स में ग्राफ और बनाया है, उस ग्राफ में कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है। वो ग्राफ में मैंने क्या काम किया, जैसे ये एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0, इसी तरह से एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो एक्स की कितनी होगी 0। एक्स अगर यहां पर है तो ये हो गया P नॉट ए, एक्स की वैल्यू 0 है तो यानी कि बी कंपोनेंट है ही नहीं है, तो यानी कि एक्स P नॉट है प्योर कंपोनेंट का प्रेशर। एक्स की वैल्यू 1 है तो ये क्या होगा, प्रेशर कैसा होगा, P नॉट बी, एक्स 0 है, यानी कि एक्स 0 है तो यानी कि एक कंपोनेंट है नहीं, उसका प्रेशर ही नहीं, तो प्योर कंपोनेंट का प्रेशर हो गया। अब इन दोनों कंपोनेंट को जब हम मिला देते हैं, ये जब मिला दिया, दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद, दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद PS कितना हो गया, PS इक्वल टू ये हो गया P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी। अब यहां पर देखिए पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन व्हिच डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ, व्हिच डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ। अब यहां पर क्या होता है, पहली कंडीशन राउल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, यानी कि PS ग्रेटर देन होगा P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। सारे डेविएशन पॉजिटिव होंगे यानी बढ़ जाएंगे। डेल्टा H मिक्सचर ग्रेटर देन 0, डेल्टा B मिक्सचर ग्रेटर देन 0। ऐसे A और B कंपोनेंट को मिलाया, A कंपोनेंट को B कंपोनेंट में मिलाया तो सॉल्यूशन बनने के बाद फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखिए इनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा, इनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इथाइल अल्कोहल है C2H5OH और इसमें साइक्लोहेक्सेन को बोला गया है, साइक्लोहेक्सेन को बताइए सॉल्यूशन कैसा बनेगा, आइडियल या नॉन आइडियल। भाई एक बात बताइए जरा, ये अल्कोहल है, अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसके मॉलिक्यूल तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से टाइटली हेल्ड कर रखा है दूसरे को, तो इसके अंदर तो कोई घुल ही नहीं सकता, पोलर ही घुल सकता है, और ये ना नॉन पोलर। तो किसी चीज के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, नॉन पोलर को उसमें घुलना है यानी जबरदस्ती है, तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया और वो चीज घुल गई तो इंटरेक्शन कैसा हो गया, वीक, और जब इंटरेक्शन हो गया वीक घुलने के बाद तो नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन।
हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। जब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ था तो मॉलिक्यूल नजदीक थे, टूट गया तो दूर चले गए तो वॉल्यूम बढ़ गया। देखिए जरा, वॉल्यूम गया बढ़, और जब वॉल्यूम बढ़ गया तो पॉजिटिव डेविएशन। और जब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, मॉलिक्यूल नजदीक थे, तो गर्म करके वेपर बनाना मुश्किल था, वेपर प्रेशर कम था, मगर जब घोलने के बाद टूट गया तो मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम हो गया। अब गर्म करके वेपर ज्यादा बनेगी तो देखिए वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो सारी कंडीशन क्या बता रही है कि इन दोनों के लिए पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। कैसा शो होगा? पॉजिटिव डेविएशन। अब आता है नेगेटिव डेविएशन। देखिए नेगेटिव, हर चीज नेगेटिव डेविएशन पे जाएगी, डिक्रीज होगी। यानी पहला कंडीशन पीएस लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। दूसरी कंडीशन डेल्टा एच मिक्सचर, डेल्टा मिक्सचर लेस देन 0। तीसरी कंडीशन डेल्टा बी मिक्सचर लेस देन 0। फोर्थ कंडीशन ए का इंट्रैक्शन बी का इंट्रैक्शन लेस देन किससे हो जाएगा? ए बी के इंट्रैक्शन से। ए बी के इंट्रैक्शन से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ए बी के इंट्रैक्शन से ही होगा। अब इसका एग्जांपल देखिए जरा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ गया। अब आपको ये दिया जाता है एसीटोन है, एसीटोन, इसमें क्लोरोफॉर्म को डिसॉल्व कर दिया, CH3। बोर्ड में यही एक क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। एसीटोन डिसॉल्व विद क्लोरोफॉर्म, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म? तो देखिए जरा, ये रहा एसीटोन, ये रहा क्लोरोफॉर्म। जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में बनाओगे तो क्या होंगे इनके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डाइपोलर मॉलिक्यूल, ये डाइपोलर मॉलिक्यूल, और दोनों को मिलाकर बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी पहले बॉन्ड वीक था और बाद में स्ट्रॉन्ग हो गया, और जब पहले बॉन्ड वीक हो और बोलने का स्ट्रॉन्ग हो गए तो कैसा हो गया? नेगेटिव डेविएशन। भाई पहले बॉन्ड कमजोर था, आपस में मिलने का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो मॉलिक्यूल नजदीक आ गए तो वॉल्यूम कैसा हो गया? कम। तो देखिए वॉल्यूम कैसा हो गया? कम। पहले बॉन्ड वीक था, अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, अगर वेपर बनाना चाह रहे हो तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी वेपर प्रेशर बढ़ गया। देखिए वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब एक चीज, ये जो ग्राफ है वो इन दोनों के लिए भी मैंने शो किया है। तो इस ग्राफ में इतना डिफरेंस है, अगर ये वाला ग्राफ आप इसके लिए बनाना चाहते हो पॉजिटिव डेविएशन के लिए, तो समझ लीजिए जरा, ये वाला ग्राफ अगर आप पॉजिटिव डेविएशन के लिए बनाना चाह रहे हो तो पॉजिटिव का मतलब सारे कंटेंट इंक्रीज हो गए, तो पॉजिटिव डेविएशन में इसको बढ़ा दीजिए, हर चीज को आप बढ़ा दीजिए। ये तो हो गया पॉजिटिव डेविएशन के लिए, इसके लिए। अगर यही ग्राफ आप नेगेटिव डेविएशन के लिए बनाना चाह रहे हो तो नेगेटिव का मतलब सारे के सारे पीए, पीबी और पीएस को आपको क्या करना है? डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए देखो क्या करा, ये डिक्रीज कर दिया आपने, ये भी डिक्रीज कर दिया और ये भी डिक्रीज कर दिया। पीए भी डिक्रीज हो गया, पीएस भी डिक्रीज हो गया, पीबी भी डिक्रीज हो गया। ये वाला डेफिनेशन किसके लिए है? नेगेटिव डेविएशन के लिए ये वाला है। ठीक है जी, ये किसके लिए है? ये नेगेटिव डेविएशन के लिए। ये आपका रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। अब देखिए, अब बात करते हैं, एक डेफिनेशन वाला टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कितना है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इट इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मींस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बॉइल्ड एट द सेम टेम्परेचर। जैसे बेटा एक कंटेंट है हमारे पास और एक बी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, इसका कुछ और है, मगर दोनों को मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर दोनों बॉइल हो जाए, तो ये जो मिलाने के बाद बना ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। मींस ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बॉइल एट द सेम टेम्परेचर। अब इसमें भी हम दो कंडीशन ले रहे हैं, जरा देखिए। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कि हमारे पास ए कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है, बी कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस है। अगर इन दोनों को मिलाने के बाद केस फर्स्ट, दोनों को मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री हो गया, दोनों 60 डिग्री पे बॉइल हो गए, तो मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो। मगर बॉइलिंग पॉइंट मिलाने के बाद बढ़ जाएगा अगर दो कंपोनेंट को आपस में मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, यानी बॉइल करने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ रहा है, तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ रहा होगा ना। और जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन किसके लिए बढ़ता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन के लिए बढ़ता है, यानी ये हो गया हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स विद नेगेटिव डेविएशन। केस सेकंड, अगर इन दोनों को मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बना,
मगर दो कंटेंट को मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, यानी कि बॉईल करने के लिए कम गर्म करना पड़ रहा है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो गया वीक। और दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक कब होता है? पॉजिटिव डेविएशन। तो लो बॉइलिंग आइसोटॉप्स विद नेगेटिव डेविएशन, विद पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन में कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, पॉजिटिव डेविएशन। ये हमारे पास बेटा आइसोट्रोपिक मिक्सचर के लिए हो गया। अब आइसोट्रोपिक मिक्सचर से अब यहां पर मैं बाहर आता हूं। अब मैं नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लेता हूं। देखिए जरा, अब मैं यहां पर नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लेता हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है? देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो देखिए मैंने आपको बता चुका हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए जैसे पानी है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, आप उसको बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो जाएगा, मगर इसमें नॉन वोलेटाइल कोई भी थिंग आपने मिला दी, नॉन वोलेटाइल थिंग में से NaCl मिला दिया, तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब ये 100 से ऊपर जाके बॉइल होगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, 100 से ऊपर चला गया, कब बढ़ा? जब उसमें नॉन वोलेटाइल चीज मिलाई। जितना वो बढ़ा वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट, tendency of liquid change into the vapor state is decreased, so we should heat some more, that is called elevation in boiling point। ठीक है जी। अच्छा ऐसा होता क्यों है? ये रहा पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा है, मगर अगर आपने इसमें NaCl मिला दिया तो ऐसा क्यों हुआ? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों गया? तो NaCl के जो पार्टिकल हैं उसने कुछ सरफेस घेर ली ना यहाँ पर, तो एरिया फॉर इवेपोरेशन कम हो गया। Because area for evaporation is decreases, that is why boiling point increases। इसे बोलते हैं elevation in boiling point। दूसरी बात है branch of science where we study the elevation in boiling point, that is called ebullioscopy, that is called ebullioscopy। इसे बोलते हैं हम ebullioscopy। और बेटा from experiment it has been find that elevation in boiling point delta TV is directly proportional to the molarity। इसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इज टू स्मॉल एम मोलरिटी। ये कहलाता है एलिवेशन कांस्टेंट। केवी कहलाता है हमारे पास एलिवेशन कांस्टेंट। एक नंबर की डेफिनेशन पूछी गई आपके एग्जाम में, एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन 1 नंबर में आई है, तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए क्या होती है। इफ m इज इक्वल टू 1, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 है तो हम उसे क्या बोलेंगे? 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है जी। अगर मोलरिटी 1 ले लेंगे तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? केवी। तो यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे आप, नोट्स में मैंने लिखी हुई है ऐसे, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन elevation in boiling points becomes equal to the elevation constant, becomes equal to the elevation constant। 1 नंबर की डेफिनेशन पूरी होगी आपकी। एक बात और, डेल्टा टीवी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी जब ये प्योर पानी था, वो प्योर सॉल्वेंट था, तो बॉइलिंग पॉइंट कम था। जब ये सॉल्यूशन बन गया इसमें कुछ मिलाने के बाद, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका हुआ? सॉल्यूशन का। कम किसका हुआ? सॉल्वेंट का। तो कितना बढ़ गया अगर ये निकालना है, तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दो। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास एलिवेशन की बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात होगी। दूसरी बात, अगर आप ये देख रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल है उसमें सॉल्यूट कोई ऐसा ऐड किया गया है जो या तो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर कोई डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है तो I की वैल्यू लगाएंगे, यानी कि इस फॉर्मूले में यहां पर क्या वैल्यू लग जाएगी? I। अगर ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया है जो ना डिसोसिएट होता ना एसोसिएट होता, I की वैल्यू 1। NaCl 100% डिसोसिएट हो रहा है तो I की वैल्यू 2। MgCl2 I डिसोसिएट हो रहा है तो वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो ये I यहां पर लगाएंगे। ठीक है जी। अच्छा ये जो Kv की वैल्यू है,
ये सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी करेगी, सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी करेगी। केवी की वैल्यू वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स वाटर के लिए। ये सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी करेगी, आपको न्यूमेरिकल करने के लिए दी जाएगी। अच्छा, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और है, देखिए मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करता हूं। इधर तो मैंने ले लिया वेपर प्रेशर, ये 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, यहां पर मैंने ले लिया टेम्परेचर, ठीक है जी। अब मैं दो कंपोनेंट यहां पर लेता हूं, ये T1 टेम्परेचर हो गया, T2 टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ये T2 टेम्परेचर पर इधर तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये T2 टेम्परेचर पर बॉयल होता है, ये T1 पे बॉयल होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सॉल्यूशन का। कम किसका होगा? सॉल्वेंट का। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उस पर आप लिख दो सॉल्यूशन, और जिसका कम है उस पर क्या लिख दो आप? सॉल्वेंट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। चलिए, इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका खत्म हो गया। हम बात करते हैं डेफिनेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए जरा, डेफिनेशन अदरवाइज लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोवरिंग अदरवाइज डेफिनेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए क्या होता है, अगर वाटर को आप फ्रीज में रखते हो 0 डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट है, मगर अगर इसमें आपने कोई नॉन वोलेटाइल चीज मिला दी, जैसे नमक मिला दिया, तो क्या हो जाएगा? इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिलाने पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? उसका कम हो जाता है, इसलिए वर्ड यूज किया लोवरिंग। तो लोवरिंग कब होगी? जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाएगा तब लोवरिंग होगी। तो व्हेन वी ऐड ए non-volatile solute in a pure solvent, when we add a non-volatile solute in a pure solvent, tendency of liquid change into the solid state is decreased, so we should cool some more. That is called depression in freezing point. देखिए depression in freezing point को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा TF से। जब पानी था, सॉल्वेंट था, तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, नॉन वोलेटाइल चीज मिलाई गई, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका हुआ? सॉल्वेंट का। कम किसका हुआ? सॉल्यूशन का। अगर उनके बीच का डिफरेंस निकालना चाहते हो, यानी डेल्टा TF, तो वो क्या हो गया? डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया हमारे पास, ठीक है जी। अब इसके बाद वाली कंडीशन देखिए क्या है। अगर डेल्टा TF, the branch of chemistry where we studied the depression in freezing point, that is called cryoscopy, CRYOSCOPY, नोट्स में लिखा हुआ है। अब from experiment it has been find delta TF directly proportional to the molality, यानी delta TF is equal to KF is to M। इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेप्रेशन कांस्टेंट, डेप्रेशन कांस्टेंट। बोर्ड में एक नंबर में डेफिनेशन पूछी गई है, व्हाट इज द डेप्रेशन कांस्टेंट। तो देखिए जरा, अगर हम ले इफ m इज इक्वल टू 1, अगर मोलरिटी 1 हो गई तो 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना हो गया? KF हो गया। और 1 मोलर सॉल्यूशन, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू द डेप्रेशन कांस्टेंट, इक्वल टू द डेप्रेशन कांस्टेंट। बेटा ये जो डेप्रेशन कांस्टेंट है, ये सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी करता है, सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी करता है। अगर KF की वैल्यू वाटर के लिए बात करें तो 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स वाटर के लिए होता है, मगर सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट ये वेरी करता है। इसका भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए जरा क्या है। देखिए जरा, ये हमने यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर ले लिया, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम फ्रीजिंग टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए मैं यहाँ पर दो लाइनें खींच दी हैं, एक लंबी और एक बड़ी। ये टेम्परेचर हमारे पास T1 है, ये हमारे पास T2 है, ठीक है जी। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कैसा है, और पानी में हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो कैसा है?
तो वाटर का टेम्परेचर यानी सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, और उसके अंदर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिलाने पर फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। तो कम टेम्परेचर ये रहा और ज्यादा वाला ये रहा। जिसका टेम्परेचर कम है उसके ऊपर लिख दो सॉल्यूशन, और जिसका ज्यादा है उसका लिख दो सॉल्वेंट। और ये इन दोनों के टेम्परेचर वो है जब ये सॉल्वेंट किसमें बदल जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो यहां पर है टेम्परेचर यानी कि सॉल्वेंट टू बी फ्रीज, सॉल्वेंट टू बी फ्रीज, इस टेम्परेचर पर ये फ्रीज हो जाता है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही कहलाता है डेल्टा टीएफ। ये इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैंने नोट्स में दिया हुआ है। आपका ये वाला टॉपिक भी यहां पर कंप्लीट हो गया। ये न्यूमेरिकल के लिए दो फॉर्मूले निकल के आए बेटा, इसके लिए न्यूमेरिकल आएगा आपका, न्यूमेरिकल ऐसा आएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया केबी इज टू एम, और एम की जगह आप लिख सकते हैं केबी डब्ल्यूबी एमबी, डब्ल्यू ए ग्राम में तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा 1000, अगर डब्ल्यू ए ग्राम में नहीं। ठीक है जी, डेल्टा टीबी अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से डेल्टा टीएफ के लिए आ जाएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इज टू स्मॉल एम, और केएफ ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि यहां पर क्या लेंगे आई लेंगे, क्या ले लेंगे आई, डिसोसिएट और एसोसिएट हो रहा है तो आई हमें लेना पड़ेगा। अब देखिए लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लेने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि ये पूछा गया व्हाट इज द एंटी फ्रीज। देखिए व्हाट इज द एंटी फ्रीज, देखिए जब कभी हम हिल स्टेशन पे जाते हैं वहां बर्फ पड़ी हुई है, रोड पर स्नो जम गई है, तो स्नो को मेल्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक्वस NaCl का स्प्रे कर देंगे। NaCl क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जैसे ही वो बर्फ के ऊपर जाके पड़ेगा तो क्या करेगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। तो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर वो फ्रीज हुई थी, NaCl पड़ते ही उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर लो चला गया तो मेल्ट हो गई। ठीक है ना। तो एंटीफ्रीज क्या है, एंटीफ्रीज द कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, ये हमारे पास एंटीफ्रीज है। तो जब हम किसी सपोज करो हम लो टेम्परेचर रीजन में गाड़ी से जा रहे हैं तो कार के रेडिएटर में पानी होता है तो वो तो जम जाएगा, रेडिएटर फट जाएगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, उसमें एंटीफ्रीज डालते हैं पानी के साथ, कार के रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकॉल डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है जी, दैट इज एंटीफ्रीज, इसे बोलते हैं एंटीफ्रीज। अब देखिए लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आ गई आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात देखिए करेंगे हम यहां पर। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, देखिए मैं यहां पर एक इस तरह का सिस्टम ले लिया मैंने यहां पर ऑस्मोसिस समझाने के लिए। ये मैंने ले लिया यहां पर SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहां पर सॉल्वेंट ले लिया मैंने और यहां पर ले लिया सॉल्यूशन। मैंने सपोज कर लिया इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी C2 है। ठीक है, और ये हो गया कि C2 की कंसंट्रेशन C1 से ज्यादा, कंसंट्रेशन C2 की ज्यादा है C1 से। तो सॉल्वेंट क्या होता है, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है इसमें लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू SPM, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू SPM, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम इसमें SPM ये यूज ना करें तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए क्या, अब है ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जरा यहां पर। ये ऑस्मोसिस दो तरह का होता है, एक होता है एंडोऑस्मोसिस, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। देखिए एक होता है एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। तो क्या होता है एंडोऑस्मोसिस और क्या होता है एक्सोऑस्मोसिस। देखिए एंडोऑस्मोसिस इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, अंदर आना, एक्सोऑस्मोसिस आउटवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। जैसे व्हेन यू प्लेस ए एग इन ए जनरल वाटर, अगर आपने किसी एग को जनरल वाटर में प्लेस किया
ठीक है जी, इट विल स्वेल बिकॉज एंडोस्मोसिस टेक्स प्लेस। व्हेन यू प्लेस द एग इन अ सॉल्टी वाटर इट विल श्रिंक बिकॉज ऑफ एक्सोस्मोसिस, इट विल श्रिंक। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है इसमें प्लाज्मोलाइसिस एंड हीमोलाइसिस। ठीक है जी, हीमोलाइसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस, इसकी बात आई है। हीमोलाइसिस और प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? व्हेन यू प्लेस द ब्लड सेल इन अ जनरल वाटर इट विल स्वेल, हीमोलाइसिस। व्हेन यू प्लेस द ब्लड सेल इन अ सॉल्टी वाटर इट विल श्रिंक, प्लाज्मोलाइसिस। तो ये बेटा ये पूछा गया है आपके पास एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस की, ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद देखिए जरा आगे बात करते हैं यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये देखिए बेटा, ये ऑस्मोसिस था। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट जा रहा था किसकी तरफ? सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस में मूव करता है तो इस एसपीएम पर एक प्रेशर जनरेट करता है, वही प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी, तो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट ऑन एसपीएम दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी, आई बात सुन। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज अ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखो, अगर तुम्हें इससे इधर से इधर जाने से रोकना है तो इस साइड से प्रेशर लगा दो। वो प्रेशर कितना लगाओगे? जितना इधर से प्रेशर लग रहा है उसके बराबर। इधर से लगने वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसे रोकने के लिए इधर से प्रेशर लगाया जाएगा वो भी क्या होगा? इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सुनिए, इट इज अ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो, एक नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस की। रिवर्स ऑस्मोसिस देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? देखिए, ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो ये है कि सॉल्वेंट इधर जा रहा है, सॉल्यूशन से इधर आना शुरू हो जाए तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस वही है जो घर आपके आरओ लगा होता है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है। तो देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक पिस्टन लगा देता हूं। इस पिस्टन से प्रेशर लगाता हूं ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जब यहां वैसे मैंने प्रेशर लगा दिया सॉल्यूशन पे ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा। तो व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर greater than osmotic pressure on solution side, solvent from the solution move towards the pure solvent, that is called reverse osmosis। एक नंबर की डेफिनेशन आती है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया आपके पास। रिवर्स ऑस्मोसिस होने के बाद देखिएगा, इसके बाद हम लेते हैं जरा यहां पर वेंट ऑफ थ्योरी फॉर सॉल्यूशन। देखिए, वेंट ऑफ थ्योरी फॉर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वेंट ऑफ ने कंपेयर ये किया कि जो सॉल्यूशन है उसकी कंपेयर उसने गैस से की, कि जैसे कि गैस में गैस इस फ्री स्पेस में घुली हुई है, ऐसे ही सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुला हुआ है। तो सॉल्यूट की कंपैरिजन गैस से कर ली, सॉल्वेंट की फ्री स्पेस से कर ली। तो जब गैस और सॉल्यूशन आइडेंटिकल हो गए तो सॉल्यूशन मस्ट फॉलो द गैस लॉ। So according to Van Hoff, gas and solution becomes identical. Gas just like the solute particles and solvent become the free space. So solution must follow the gas law. तो गैस लॉ क्या कहता है? गैस लॉ कहता है PV is equal to nRT। P क्या है? गैस का प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N क्या है? नंबर ऑफ मोल, R क्या है? गैस कांस्टेंट, T क्या है? टेम्परेचर। तो ये गैस के प्रेशर की जगह लिया ऑस्मोटिक प्रेशर, PV is equal to nRT। पाई क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। आर क्या हो गया? सॉल्यूशन कांस्टेंट। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसकी यूनिट में लीटर वर्ड आता है, तो वॉल्यूम भी इस फॉर्मूले में हमेशा लीटर में लेना है। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v है। तो क्या हो जाएगा? π1 v1 is equal to π2 v2। एकेडमिक में ये फॉर्मूला नहीं दिया है, मेडिकल और इंजीनियरिंग में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। ये कॉम्पिटिशन के लिए फॉर्मूला हो गया ये वाला। इस फॉर्मूले के अगर अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको πv is equal to
पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी लिख सकता हूं, वी को मैंने इसके अपॉन में ले लिया, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्वेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन हो गई है, तो पाई इज इक्वल टू मोलरिटी यानी कि सीआरटी में यहां पर लिख सकता हूं। इस फॉर्मूले में एन की जगह मैं ले सकता हूं पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू वी अपॉन एम वी आर टी। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, अगर सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट होने वाला है, इन सारे फॉर्मूलों में आप यहां पर क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, डिसोसिएट एसोसिएट हो रहा है, आई वैल्यू निकाल के दिखाएंगे आप यहां पर। तो ये आपके पास यहां पर ये आपके पास न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूले हो गए, न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूले लगेंगे। इसके अलावा समझ लीजिए, देखिए इसके अलावा आपको मैंने बताया था यहां पर न्यूमेरिकल करने के लिए ये आपने फॉर्मूला यहां पर ड्राइव कर लिए हैं, सारे के सारे ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले यहां पर ड्राइव कर लिए हमने, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, यानी कि C1RT इज इक्वल टू C2RT, ठीक है। RT कैंसिल, R यहां पर कैंसिल हो गया, कि यहां पर अगर टेंपरेचर सेम है तो कैंसिल कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। कंसंट्रेशन आ गई C1, W11 upon M1V1 इज इक्वल टू W2 upon M2V2, कंसंट्रेशन की फॉर्मूला वैल्यू रख ली, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में ये दे दिया जाए कि A और B दो सॉल्यूशन है और ये आइसोटोनिक है, A का मास इतना, मॉलिक्यूलर मास इतना, वॉल्यूम इतना, B का मास इतना, वॉल्यूम इतना, मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो ये फार्मूला लगा हुआ, ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी ऑस्मोटिक प्रेशर लेस हो जाता है, यानी कि पाई 2, ये हमारे पास पाई 1 और ये पाई 2, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है वो हाइपोटोनिक हो गया, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो हाइपरटोनिक हो गया, ये हाइपरटोनिक हो गया, ये हमारे पास हाइपोटोनिक हो गया। इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पर खत्म हो जाता है। और एक चीज अब मैं यहां पर एक बार और आपको फिर से यहां पर बता देता हूं मैं आपको। अब मैं यहां पर आपको देखिए, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं वेंट ऑफ थ्योरी, वेंट ऑफ फैक्टर। देखिए वेंट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं। देखिए वेंट ऑफ फैक्टर हमारे पास क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर ने ये कहा कि देखिए जब आपके पास कोई सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, आप इसके अंदर कोई पार्टिकल ऐड कर रहे हो सकता है वो पार्टिकल ऐसा हो जो डिसोसिएट हो रहा हो या एसोसिएट हो रहा हो। जैसा आपने इसमें NaCl डाला, तो एक पार्टिकल डाला था NaCl का, दो हो गए Na+Cl-। इसमें शुगर का एक पार्टिकल डाला, चीनी डाली, वो चीनी का जो आपने दाना डाला लास्ट तक वो एक ही दाना रहेगा, एक ही पार्टिकल रहेगा, बस उसका साइज छोटा होता जाएगा। कुछ ऐसा होता है, सपोज करो ये बेंजीन होता और बेंजीन में आपने एसिटिक एसिड डाला, तो बेंजीन में एसिटिक एसिड पोलर, बेंजीन नॉन पोलर, तो पोलर नॉन पोलर में घुलेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, बेंजीन उसके अंदर, बेंजीन के अंदर एसिटिक एसिड डाल के एसोसिएट हो जाएगा। अगर एसिटिक एसिड को पानी में डालते तो डिसोसिएट हो जाता, दोनों पोलर है। तो वेंट हॉफ ने कहा, अब सुनिए क्या है वेंट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे। When we add a solute in a solvent, if it will dissociate or associate, number of particles increase or decrease, so colligative property may also increase or decrease. To neutralize this one, Van't Hoff proposed a factor I. तो इसके लिए Van't Hoff ने एक फैक्टर दिया I, that is known as Van't Hoff factor I. अब Van't Hoff factor I निकालेंगे कैसे? देखिए Van't Hoff factor I निकालने के लिए हमारे पास तरीका है, I is equal to पहला ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा तरीका I इज इक्वल टू
molecular mass observed upon molecular mass normal, नॉर्मल भी बोल देते हैं, थ्योरेटिकल भी बोलते हैं, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, एक ये, ठीक है। अब जो है अगर मॉलिक्यूलर मास के थ्रू निकालना है तो ये, अब दो केस इसके लिए और समझ लीजिए। अब यहां पर मैंने दो फॉर्मूले यहां पर आपको ड्राइव भी करा दिए हैं और मैं वैसे ही बता देता हूं। अगर डिसोसिएशन का हो गया, केस फर्स्ट डिसोसिएशन के लिए I is equal to 1 plus n minus 1 is to alpha. Alpha degree of dissociation. Alpha क्या है? Degree of dissociation. Alpha यहां पर है degree of dissociation. Alpha हो गया। अगर एसोसिएशन आ जाए, केस सेकंड, एसोसिएशन के लिए अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। एन की वैल्यू यहां पर अगर उसने न्यूमेरिकल में डाइमर वर्ड यूज किया है तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अगर ट्राइमर वर्ड यूज किया है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। एक नंबर में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच केस वैल्यू ऑफ द वेंट ऑफ फैक्टर इज मोर देन 1। तो देखिए जरा डिसोसिएशन में 1 प्लस एन की वैल्यू इसमें ऐड हो रही है, तो 1 से कम तो ये हो ही नहीं सकती यहां पर आई की वैल्यू, तो मोर देन 1 किसके लिए होगी आई की वैल्यू? डिसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन के लिए कैसी होगी? लेस देन 1। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, इन विच केस वैल्यू ऑफ द वेंट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1, एसोसिएशन, और इन विच केस वैल्यू ऑफ द वेंट ऑफ फैक्टर इज 1, इन विच व्हेन द सॉल्यूट इज नॉट डिसोसिएट और नॉट एसोसिएट। समझ गए ना? दूसरी बात, एक बार पूछा गया है व्हेन द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई इज 0.5 कब होगी? देखिए जरा, एक हमने अभी पीछे आपको एक फॉर्मूला बताया था, अभी आई निकालने के लिए मैंने आपको यहां पर फॉर्मूला बताया था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। तो देखिए अगर एसिटिक एसिड को आपने बेंजीन में डाला तो वो एसोसिएट हो जाएगा। तो सपोज उसका शुरू में मॉलिक्यूलर मास 1 है और वो एसोसिएट होकर डाइमर बना ले, तो डाइमर होकर कितना हो गया 2, तो मॉलिक्यूलर मास तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन व्हेन डाइमर इज फॉर्म्ड वैल्यू ऑफ द वेंट ऑफ फैक्टर इज 0.5, वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज 0.5। बोर्ड में पूछा गया, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एक बात और, अब यहां पर एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू निकालना, तो देखिए जरा अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन ये आ गया कि MgCl2 डिसोसिएट 80%, फाइंड वेंट ऑफ फैक्टर आई, फाइंड वेंट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है जी, वेंट ऑफ फैक्टर आई क्या होगा? तो देखिए आई के लिए MgCl2 को डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट होने का मतलब है MgCl2 Mg2 प्लस 2Cl माइनस। डिसोसिएट के लिए फॉर्मूला I is equal to 1 plus n minus 1 is to alpha 1 plus n क्या होता है? ये जितने आयन डिसोसिएट होने के बाद देता है, इसमें 3 आयन दिए तो 3 minus 1। अल्फा कितना है? 80%, 80 upon 100। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया 1 plus 3 minus 2, 2 is to 80 upon 100, 160 यानी 1.6। ये कितना हो गया यहाँ पर 1.6 आएगा, तो 2.6 आया पर ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये वेक्टर फैक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। आगे बात समझ में आपको यहाँ पर? ठीक है जी, तो ये हमारे पास वेक्टर फैक्टर के लिए बोर्ड में डेफिनेशन पूछी गई है। वेंट ऑफ थ्योरी फॉर सॉल्यूशन एक नंबर में, वेंट ऑफ फैक्टर आई और व्हाट इज द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए जब आप ऐसे सॉल्यूट को ऐड करते हो जो डिसोसिएट और एसोसिएट होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो व्हेन वी हैड अ सॉल्यूट सच टाइप ऑफ सॉल्यूट व्हिच विल डिसोसिएट और एसोसिएट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज और डिक्रीज, मॉलिक्यूलर मास आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ये आपका ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक है, अब आपका लास्ट बस चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अब यहाँ पर बता रहा हूं
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखिए दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं हम यहाँ पर, एक तो इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक तो होता है इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, और एक था सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन। देखिए इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, व्हेन ए large difference between the constituent particle of the solution, that is called interstitial solution। देखिए ये सॉल्यूशन है, जैसे पिग आयरन है, ये सॉलिड के बीच में इंटरस्टिशियल साइट है, इस इंटरस्टिशियल साइट में ये कार्बन पार्टिकल है या आयरन है, ठीक है, हमारा पिग आयरन, इसका नाम है पिग आयरन। देखो तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, तो ये इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन कहलाता है। अब देखिए जैसे कॉपर जिंक एलॉय है, कॉपर जिंक एलॉय में तो ये कॉपर हो गया, ये जेडन हो गया, नियर अबाउट सेम साइज, तो व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑफ नियर अबाउट सेम साइज, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। जैसे कॉपर जिंक एलॉय, कॉपर जिंक एलॉय, ये हो गया कॉपर जिंक एलॉय। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक बड़ी खास बात बताता हूं, अब खास बात समझिएगा जरा, देखिए जब खास बात समझिएगा जरा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में क्या करना है, स्टार्ट कर दो। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बेटा आपका नियर अबाउट बोर्ड में 5 मार्क्स का आएगा, 2 to 3 मार्क्स का, लगभग 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल जरूर आएगा। आगे आएगा रीजनिंग क्वेश्चंस। तो रीजनिंग क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अभी आपके नोट्स में भी दिए हैं। मैं न्यूमेरिकल के लिए बता दूं आपको, मैं सारे न्यूमेरिकल के फॉर्मूले आपके यहाँ पर लिखा, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको बढ़िया से, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल के लिए बात करें तो बात करते हैं कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन के पे जो फॉर्मूले इसमें है, तो है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा है x is to d is to 10, x है वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट होता है wv अपॉन wa प्लस wv is to 100। इसके बाद होती है मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू wv mv वॉल्यूम इन ml, और ये 1000। इस होता है मोलरिटी, wv mv wa ग्राम में, और यहाँ पर क्या आ गया 1000। एक होता है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी, मोलरिटी और मोललिटी के बीच में रिलेशन 1/m इज इक्वल टू d अपॉन m माइनस mv अपॉन 1000। एक होता है मोल फ्रैक्शन, इसके बाद में आ जाता हूं मोल फ्रैक्शन x, x से na अपॉन na प्लस nb, प्लस अगर कुछ और है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है जी। अगर मान लीजिए दो से ज्यादा कंपोनेंट है, xa प्लस xb प्लस x जो भी होगा यहाँ पर इक्वल टू कितना होगा सबका 1। एक होता है ppm, ppm, ppm इज इक्वल टू wv wa प्लस wv 10 टू द पावर 6, ये ppm होता है। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी हमारे पास होता है wv अपॉन इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम इन ml इज टू 1000, ये होगा, ये हमारे पास नॉर्मलिटी। इसके अलावा अगर आपने दो कंपोनेंट है, इसकी मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, मोलरिटी m2, पानी मिलाने के बाद, वाटर मिलाने के बाद, ठीक है जी, यहाँ पर इसका वाटर मिला दिया, जैसे यू आर सपोज दैट मैं आपको लिख रहा हूं कि ये हमारे पास एक एसिड है, क्या है एसिड, इसकी मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, आपने इसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद इसकी मोलरिटी पूछ रहा है कितनी हो गई, वॉल्यूम बता दिया उसने इतना हो गया, फॉर्मूला लगाएंगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2 या n1v1 इज इक्वल टू n2v2 अगर नॉर्मलिटी की फॉर्म में दिया है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपके पास ये एसिड है और ये भी एसिड है, या फिर ये भी बेस है और ये भी बेस है, और इसकी मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, इसकी मोलरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है, दोनों को मिलाने के बाद कितनी मोलरिटी हो जाएगी, अगर रिजल्टेंट मोलरिटी पूछी गई है तो हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये वाला हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि ये एसिड है और ये बेस है, तब रिजल्टेंट मोलरिटी पूछी जाए, अगर ऐसे पूछा जाए
तो M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 कंसंट्रेशन से रिलेटेड आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। कंसंट्रेशन के सारे फॉर्मूले आपके बोर्ड पे इस समय कंसंट्रेशन के सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं, जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर हैं। अब इन कंसंट्रेशन के फॉर्मूलों से मैं यहाँ पर हट रहा हूँ, कंसंट्रेशन वाले फॉर्मूला से हट रहा हूँ यहाँ पर मैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे देखिए कंसंट्रेशन वाले फॉर्मूले से हट के मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पर हेनरी लॉ। देखिए हेनरी लॉ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, एक तो हमारे पास हो गया प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, यानी कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। दूसरा फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू KH इज टू XG, यानी कि P इज इक्वल टू KH mg अपॉन NL। ये हेनरी लॉ का फॉर्मूला होगा। किसका हो गया? हेनरी लॉ का फॉर्मूला। अब हेनरी लॉ के बाद देखिए हेनरी लॉ को मैं यहां से हटा रहा हूं। हेनरी लॉ के बाद मैं आ रहा हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में राउल्स लॉ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। अगर राउल्स लॉ में वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है तो PS इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है P नॉट A XA। ठीक है जी, तो हमारे पास हो गया ये वाला। दूसरा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू WB MB WA MA। यहां पर हम लगा लेंगे क्या I। ठीक है जी, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू M मोलरिटी M इज टू MA अपॉन 1000। ये हमारे पास हो गया, आई यहां पर लगा लेंगे। ये फॉर्मूले हमारे पास है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर कंसंट्रेट के लिए P नॉट A माइनस PS अपॉन PS लेंगे। कंसंट्रेट के लिए P नॉट A माइनस PS अपॉन PS लेंगे। ये कॉम्पिटिशन में काम आता है, ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिशन में ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होता है। अब देखिए इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं कंसंट्रेट के लिए हम लेंगे P नॉट A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू, ये लेंगे कंसंट्रेट के लिए। अब इसके बाद हम फॉर्मूले के लिए आ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद, राउल्स लॉ के बाद यहां पर आ रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इज टू M। ठीक है, यहां पर भी I लगा लेंगे हम यहां पर। ठीक है, डेल्टा TB अगर नहीं दिया है तो डेल्टा TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर ये हो गया। ठीक है, फिर आता है डेल्टा TF पर। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इज टू M। M अगर हमारे पास दिया है तो ठीक है, नहीं तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB MB WA ग्राम में, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1000, यहाँ पर ही आ जाएगा। डेल्टा TF निकालने का तरीका, डेल्टा TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे पास हो गया। अब लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई इज इक्वल टू CRT, आई लगा लेंगे यहाँ पर। इसमें भी सब फॉर्मूला में आई लगा लेंगे बेटा। ठीक है जी, पाई इज इक्वल टू ICRT या फिर पाई भी इज इक्वल टू NRT, आई लग जाएगा यहाँ पर भी। ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला W1 अपॉन M1V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2V2। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसी में, ये आपके सामने बोर्ड पर सारे फॉर्मूले रखे हैं, आई निकालने का तरीका मैं और बताता हूं बस। देखिए सारे फॉर्मूले आपके पास रखे हैं यहाँ पर। अगर आई निकालने के लिए बात करेंगे, इन केस ऑफ डिसोसिएशन के लिए आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इज टू अल्फा। ठीक है, और एसोसिएशन के लिए अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n। ये हमारे पास ये हो गया। यहाँ पर आई निकालने के लिए फॉर्मूला ये हो गया। आई निकालने के लिए एक बात और कर लेता हूं मैं आपसे बस। यहाँ पर देखिए, ये मैं हटा रहा हूं यहाँ पर। आई इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से निकालते हैं। आई इज इक्वल टू
मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल या थियोरेटिकल और मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, ये आई हो गया यहां पर निकालने के लिए। एक बात और, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th क्लास में डिसोसिएशन कांस्टेंट के पढ़ा था आपने। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के अगर निकालना हो तो ध्यान रखिएगा k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, आपसे आप निकाल सकते हैं k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये फार्मूला होता है। तो हम फार्मूला लगा देते हैं k नियर अबाउट सी अल्फा स्क्वायर। सी हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन, मोलरिटी। अल्फा कहां से निकल के आएगा, आई से निकल के आएगा। आई में अल्फा यहां आता है और आई में अल्फा यहां आता है। ठीक है जी, मैंने आपको सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सारे बोर्ड पे लिख दिए हैं अभी सब, इससे बाहर कोई फॉर्मूला है ही नहीं न्यूमेरिकल के लिए जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब मैं आपको दो न्यूमेरिकल कराता हूँ, एक आपको कराता हूँ एम्स में आया हुआ है, एक आईआईटी का आया हुआ है, दोनों न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूँ जरा। अब आप देखिए ना जरा यहाँ, देखिए बेटा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल जो मैं करवा रहा हूं आपको, ये आईआईटी में आया एक बार। ठीक है जी, देखिए ये है 3 मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, लिख लीजिएगा चाहे अपने रजिस्टर पे, मैं बोल रहा हूं 3 मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड 1 मोल ऑफ कंपोनेंट बी व्हेन मिक्स्ड एट 300 डिग्रीज एट 30 डिग्री सेल्सियस temperature. Vapor pressure of the mixture is 550 mm of Hg. If 1 mole of A is added, vapor pressure of the mixture becomes 560 mm Hg. Then vapor pressure of component A and B in its pure state will be. प्योर, देखिए उसने ये कहा है, मैं आपको समझा दूं कि ए और बी दो कंपोनेंट हैं। उसने कहा ए है और बी है। 3 मोल ऑफ कंपोनेंट ए के मोल उसने दिए हैं Na इज इक्वल टू 3 मोल, Na इज इक्वल टू 3 मोल, एंड 1 मोल ऑफ कंपोनेंट बी, Nb इज इक्वल टू 1 मोल। मिक्स्ड विद 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मिक्स करेंगे, दोनों का टेम्परेचर सेम रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, PS दिया है जिसने PS 550 mm Hg। PS if 1 mole of A is added, if 1 mole of A is added, vapor pressure of the mixture become 560 mm of Hg। अगर 1 मोल A में और ऐड कर दिया, वो कह रहा 1 मोल A में और ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर 560 हो जाता है। ए और बी को आपस में मिलाया, सॉल्यूशन इतना हो गया। ठीक है जी, तो केस दो कंडीशन बन गई इसमें यहां पर, तो दो कंडीशन यहां पर बन गई। देखिए जरा, PS इज इक्वल टू हमारे पास होता है P नॉट A XA प्लस P नॉट B XA। वो कह रहा PS कितना है 550, P नॉट A निकालना है, XA देखिए XA कहां से आएगा, ये दे रखा है XA इज इक्वल टू मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल, 3 + 1 कितना आ गया 4, ये आ गया। तो यहां क्या आ गया 3/4 प्लस P नॉट B ये रहा, और XB कहां से आएगा, मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल, 1 + 3 कितना आ गया 4, 1/4, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद उसने एक कंडीशन बताई है, ये कह रहा इफ 1 मोल ऑफ A इज एडेड, अगर A का 1 मोल और ऐड कर दें तो वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर बिकम 560, तो वेपर प्रेशर 560 हो जाएगा PS। देन वेपर प्रेशर तो A और B के प्योर के वेपर प्रेशर बताने हैं। तो देखिए जरा, अब उसने पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, यहां पर 2 2 0 0, ये 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर इज इक्वल टू 3 P नॉट A प्लस P नॉट B, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब उसने कहा A का 1 मोल और ऐड कर दिया, तो देखिए केस सेकंड ये था केस फर्स्ट। अब 1 मोल और ऐड कर दिया उसने, तो 1 मोल और ऐड करने के बाद ये कितना हो गया 560, P नॉट A
निकालना है। पहले ए के मोल कितने थे 3, एक और ऐड कर दिया तो कितने हो गए 4, टोटल कितने हो गए 4 + 1 5 प्लस पी नॉट बी, ए बी का मोल कितना है 1/5। इसको सॉल्व करिए 2800 पी नॉट 4 पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जरा यहां से इधर आ जाइए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लिखिए। यहां पर 4 पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज इक्वल टू 2800, 3 पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज इक्वल टू 2200, कैंसिल हो गया, माइनस कर दीजिएगा। पी नॉट ए इज इक्वल टू कितना आ गया 400, पी नॉट ए इज इक्वल टू आ गया 400। इसकी वैल्यू पी नॉट ए की इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिएगा, पी नॉट बी निकाल लीजिएगा, 600 mmHg आ जाएगा। ये mmHg, ये आईआईटी में क्वेश्चन आया बेटा। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, ये वाला क्वेश्चन आया। मैं इसका एक स्नैपशॉट लेके भी मैं इसका फोटो भी डाल दूंगा। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत बढ़िया, एम्स में क्वेश्चन ये वाला आया है जो मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो देखिए जरा इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा सही से। देखिए ये क्वेश्चन एम्स में आया इसमें वाला एक बार 2013 में, 2013 में आया है। ये कह रहा xylene एंड टोलुइन बॉयल एट 80 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है xylene एंड टोलुइन बॉयल एट 80 डिग्री सेल्सियस and 0.5 atm pressure if, वो कह रहा if P नॉट xylene, ठीक है जी, P नॉट xylene 400 mmHg, P नॉट टोलुइन is equal to 150 mmHg, then calculate mole fraction of xylene and toluene. Calculate mole fraction of xylene and toluene. Mole fraction of xylene and toluene in mixture. मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन निकालना है xylene का और toluene का। आंसर देखिए एम्स में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे ये होगा, xylene और टोलुइन बॉयल एट 80 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर सेम है, एटीएम प्रेशर दे रखा है, दोनों का मिलाकर प्रेशर इतना दे रखा है। xylene का पार्शियल प्रेशर इतना है, टोलुइन का पार्शियल प्रेशर इतना है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ xylene एंड टोलुइन। xylene एंड टोलुइन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखिए जरा, अगर यहाँ पीएस की बात करें हम यहाँ पर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर, xylene को यहाँ पर मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, इसको मैं xylene को लिख देता हूँ यहाँ, xylene को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और टोलुइन को मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी, जब xylene का ऐसे, तो पीएस टोटल कितना दे रखा है, जरा पीएस देखिएगा, जरा टोटल पीएस की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है। फोर 380 पीएस, दोनों का पीएस की वैल्यू दे रखी है यहां पर। ये mmHg में दे रखा है प्रेशर और ये दे रखा है उसने एटीएम में। तो इसको आप या तो mmHg में बदल लीजिए या एटीएम में बदल लीजिए। तो देखिए जरा आप इसको एक पहले, सबसे पहले तो एक काम कर लीजिए आप, यहां पर 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mmHg होता है, उसने दे रखा 0.5 एटीएम, 0.5 एटीएम दे रखा है। तो 0.5 एटीएम के लिए आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 380 आ जाएगा, 380 mmHg। तो यानी कि ये पीएस हो गया आपका, पीएस इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 380 हो गया। तो पीएस की वैल्यू रखिए आप यहां पर 380 इज इक्वल टू पी नॉट ए, पी नॉट ए की वैल्यू उसने दे रखी है आपको, ये दे रखा xylene 400 इस टू एक्स ए
प्लस पी नॉट बी भी उसने दे रखी है आपको 150, एक्स बी उसने नहीं दे रखा आपको यहाँ पर। एक्स बी के लिए आप क्या करेंगे, बस ये खास बात थी, यहाँ पर आप 1 माइनस एक्स से वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि मैंने आपको मोल फ्रैक्शन में कहा था अगर दो कंपोनेंट डिसॉल्व करे हैं, तो दो कंपोनेंट अगर डिसॉल्व करे हैं तो XA प्लस XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, XA प्लस XB की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के सारे कंपोनेंट का सम कितना होता है 1। तो मैंने XB की जगह 1 माइनस XA यहाँ पर ले लिया, तो 1 माइनस XA यहाँ पर मैंने ले लिया। अब आप यहाँ से XA निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते कैलकुलेट करके, आप इसको कैलकुलेट करके XA की वैल्यू निकाल दीजिएगा, ये 0.92 आ जाएगी XA की वैल्यू, और अब आप यहां से निकाल लीजिएगा। आप जानते हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो आप यहां से XB की वैल्यू निकाल लीजिएगा, XB की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 0.08, ये यहां पर XB की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन आपका एम्स में आया है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका मैंने आपको ये करा दिया, एक IIT का करा दिया, एक एम्स का करा दिया। बोर्ड के क्वेश्चन मैंने आपको उसमें नोट्स में दे रखे हैं, वो मैं वन बाई वन डिस्कस करूंगा। आपकी ये रिवीजन वीडियो कंप्लीट हो गई। अब मैं सारे क्वेश्चंस जो आपके नोट्स में मैंने असाइनमेंट में दिए हैं वो डिस्कस करूंगा आपसे। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।